हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ भी कहीं भी होंगे मस्त होंगे। आज का ये एक नया सेशन मैं आपका दोस्त होस्ट दोस्त एमडी मुश्ताक हाशमी आप सभी के सामने एक बार पुनः उपस्थित है एक नए सेशन के साथ। जैसा कि इस बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि इस बोर्ड पे एक छोटा सा टॉपिक्स है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद जो है, ये जो भी बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे या जो बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देंगे, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेशन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी आदमी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ जाए और मेरे साथ इस नए सेक्शन का शुरुआत करें और एक नया सा सेशन को देखेंगे और समझेंगे। जी, इसमें मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, जैसे मोहित। हाय मोहित, कैसे हैं आप? मोहित, कनिका, यास्मीन, ठीक है जी मोहित जी, आपका जो डाउट है उन डाउट को आप हमसे पूछिए। मैं डाउट को आपको बताऊंगा और कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपका जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को मैं देखूंगा जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ जाए और अपने दोस्तों के बीच में भी इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे का कुछ मदद हो सके। जी सृष्टि जी, बताइए। जी सृष्टि, हाय सृष्टि, कैसी हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जी हाँ, जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम जी 17 फरवरी से जो बैच स्टार्ट हो रहा, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन भी हो गया होगा। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, पर मैं पीपीटी के माध्यम से MCQ क्वेश्चन करा देते हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको आ सके। ठीक है या जी ठीक है। हाय, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अच्छे हैं। ठीक है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप बताओ, आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हैं? आप ठीक हो ना? तो आइए थोड़ा सा इन चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं एक एक करके। जी सचिन बाबू, कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद नज़र आ गए। सचिन बाबू कैसे हैं? ठीक है। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप ठीक हो ना? हाँ ठीक है। जी नेहा जी, बताइए कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप ठीक है ना? चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सेशन को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच बांट दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके एक टॉपिक को। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे फर्स्ट में समझेंगे कि राष्ट्रवाद होते क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक वर्ड है आपके साथ राष्ट्रवाद, ठीक है, और यदि इसके इंग्लिश में बात करते हैं तो ये होता है नेशनलिज्म। क्या होता है? नेशनलिज्म। अब देखिएगा, जब इस राष्ट्रवाद को जब तोड़िएगा तो दो भागों में बटेगा। एक है आपके साथ राष्ट्र और एक है आपके साथ वाद। अब देखिएगा, जब हम इस वाद की बात करते हैं तो ये वाद का अर्थ होता है विचार। क्या होता है? विचार, या इसी को कहा जाता है थॉट। ठीक है, तो हाँ जी मैं ठीक हूँ। आप थोड़ा सा आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और मैं थोड़ा सा इस सेशन को स्टार्ट कर दूँ। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और एक एक टॉपिक को समझिए और समझते हुए आगे बढ़ना है। जी कनिका, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना? या मैं ठीक हूँ। चलिए थोड़ा सा ध्यान स्टडी पे फोकस करते हैं और समय मेरे पास कम है, इन समय को देखते हुए इस समय का अच्छे से यूज किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो मैंने कहा कि इस
हम इस वाद की बात करते हैं तो ये वाद जो है इसका अर्थ होता है विचार, ठीक है, थॉट, ठीक है, थॉट जिसको कहा जाता है। जैसे वाद से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे एक वर्ड है आपके साथ समाजवाद। देखो समाजवाद, समाज मतलब सोसाइटी, जो एक व्यक्तियों का समूह होता है जहाँ पे विविधताएं पाई जाती हैं। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि विविधता होगी, रंग रूप में, जाति में, इस सब में भेदभाव हो सकता है, ठीक है, पर एक मानव बींग्स है, एक ह्यूमन बींग्स है, एक मानव प्रजाति है। तो मानव प्रजाति है तो उसके नाते उसके उत्थान, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को देखेंगे, समझेंगे कि उसके उत्थान कैसे हो, समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, समाज को कैसे, समाज में परिवर्तन आ सके। इन चीज़ों पे, इनके प्रति जो व्यक्ति अपने विचार को रखता है, उस चीज़ को कहा जाता है कि ये समाजवाद है, और वो व्यक्ति समाजवादी व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी देखो एक वर्ड है समाजवाद। उसी तरह से एक और भी वर्ड है जिसको कहा जाता है उदारवाद, ठीक है, उदारवाद। इसी से एक और भी वर्ड है और इसको कहा जाता है उग्रवाद, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसी में एक और भी वर्ड्स आता है जिसको कहा जाता है आतंकवाद, ठीक है। इसी में आइएगा तो एक और भी वर्ड आता है जिसको कहा जाता है पूंजीवाद, ठीक है। इसी में आइएगा तो एक और भी वर्ड होता है जिसको कहा जाता है साम्यवाद या समाजवाद, ठीक है। इसी में आपको आइएगा तो इसी में कहा जाता है नव उदारवाद। ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, इन सभी शब्दों का समझाने का उद्देश्य ये नहीं कि मैं अपना ज्ञान आपको दिखा रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि इन सब में देखिएगा अंत में आपका वाद ऐड है। ये वाद क्या है? एक सफिक्स है, इंग्लिश में इसको सफिक्स कहा जाता है। ये वाद इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसी तरह से वाद का अर्थ होता है थॉट या विचार। इसी थॉट या विचार जो व्यक्ति रखते हैं उसको कहा जाता है वाद, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है इज्म। क्या कहा जाता है? इज्म। वैसे ही राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब वैसा व्यक्ति जो अपने राष्ट्र के प्रति जिस देश में रहता है उस देश की भाषा, उस देश की संस्कृति, उस देश के जो क्षेत्र है उन क्षेत्र से एक एकता की भावना जो जागृत होता है ना, एकता की भावना जो उत्पन्न होता है, इसी थॉट को, इसी विचार को कहा जाता है राष्ट्रवाद। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र के प्रति, उस राष्ट्र के अंदर जो भाषाएं हैं, उस राष्ट्र के अंदर जो उनकी संस्कृति है, उन राष्ट्र के अंदर जो उनका मतलब सोच जो है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, क्या एकता की भावना क्या है, उन एकता की भावनाओं को, उन राष्ट्र के विचारों को, उन सांस्कृतिक भावनाओं को, उन भाषायिक भावनाओं को जो मन में आता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है कि ये राष्ट्रवादी व्यक्ति है। यानी ये राष्ट्रवाद है। भाषा, संस्कृति, उसका क्षेत्र, ठीक है, इन चीज़ों के प्रति एक अट्रैक्शन हो जाता है, एक अपनापन दिखता है ना। इसी अपनापन को, इसी भावना को, इसी इमोशन को कहा जाता है कि ये राष्ट्रवाद है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा जी। हाँ जी, बताइए कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो राष्ट्रवाद क्या होता है तो आपको समझ में आ गया जी मोहित जी? हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया होगा तो लाइक का एक कमेंट कर दीजिए, एक सिंबल जो है, प्रतीक है इसका कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में अपना दीजिए। और इस लाइव सेक्शन में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप इनको बांटिए, शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा जी। जी नेहा, हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम देखेंगे, समझेंगे, और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं
को भी देखा जाएगा, समझा जाएगा। हम सभी एक परिवार है, एक फैमिली है, एक परिवार की तरह है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है, एक दूसरे का कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे की मदद करना और ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करना, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी कोऑपरेट कीजिएगा, हम भी आपको कोऑपरेट करेंगे और इस तरह एक दूसरे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा और आगे बढ़िएगा। तो ये राष्ट्रवाद क्या है, देखिएगा ध्यान से। टॉपिक में आपने देखा, देखिए क्या है टॉपिक में, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आपने ये राष्ट्रवाद का शब्द हमने समझाया कि राष्ट्रवाद होते क्या है, ठीक है। तो आइए वन बाय वन इन चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट में देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ कहा है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद ने निरंकुश साम्राज्यों को समाप्त कर राष्ट्र राज्य की स्थापना की। अब देखिएगा यूरोप में क्या था कि 19वीं शताब्दी से बिफोर, 19वीं शताब्दी से ठीक बिफोर इस यूरोप के अंदर निरंकुश शासन हुआ करता था, यानी तानाशाही शासन हुआ करता था। कैसा शासन? तानाशाही शासन हुआ करता था। और निरंकुश शासन हुआ करता था। निरंकुश मतलब होता है कि जिसपे कोई अंकुश नहीं था, जो चाहे सर्वश्रेष्ठ जो कानून है, सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति जो है, जो पावर जो है, वो एक ही व्यक्ति के हाथों में है, वो जो चाहेगा वही होगा, ठीक है। उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। लेकिन एक लोकतंत्र की बात करते हैं, एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी सत्ताधारी जो व्यक्ति होते हैं, वो सत्ताधारी व्यक्ति बेशक उनके हाथों में सत्ता होती है, पर उनका नियंत्रण जो होता है वो जनता के हाथों में होता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति वो जो शासक जो होता है वो निरंकुश होना स्टार्ट कर देता है, तो 5 वर्षों के बाद, जैसे इंडिया में 5 वर्षों के बाद हमें उसके पुनः चेंज कर देते हैं और एक वैसे व्यक्ति को वहाँ पे पुनः स्थापित करते हैं जो व्यक्ति समाज की बातों को सुने, जनता की भावनाओं को समझे और जनता की जो बेसिक नीड्स है उन बेसिक नीड्स को समझे और उनकी उत्थान कर सके, उनकी भरपाई कर सके, उनकी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूर्ति कर सके, ठीक है। तो ऐसे शासन को कहा जाता है लोकतांत्रिक शासन। बट यूरोप की हम बात करते हैं तो यूरोप में क्या था, 19वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की जब भावना जैसे लोगों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर, जन जन के अंदर जब ये जागृत हुई, तो जागृत होने के बाद उससे पहले जो तानाशाही जो शासन हुआ करता था, जो निरंकुश शासन हुआ करता था, उन निरंकुश साम्राज्य को, उस तानाशाही साम्राज्य को समाप्त किया और समाप्त करने के बाद राष्ट्र राज्य का निर्माण किया। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपने कहा कि एक वर्ड से है आपका राष्ट्र राज्य। अब देखिएगा, राष्ट्र राज्य का अर्थ होता है कि यहाँ पे जो शासक जो होता है, जो शासक वो क्या होता है कि जो शासक का जो अधिकार जो है, शासक चुनने का जो अधिकार जो है, ये अधिकार जनता के हाथों में गया और जनता जो है अपने मताधिकार से, अपने वोट राइट के माध्यम से एक ऐसे व्यक्तियों को चुन सके जिसमें एक ही व्यक्ति हो, एक ही सरकार हो और एक ही संविधान हो। यानी इसका मतलब क्या है कि संविधान एक हो। इसका अर्थ क्या है कि संविधान एक हो और साथ ही साथ उस संविधान के आधार पे जो उस क्षेत्र के अंदर, उस राष्ट्र में जो सरकार की जो चुनिंदा जो चुनाव किया जाए, वो किसी एक व्यक्ति को चुना जाए और वो व्यक्ति उस देश के जो संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत अपने काम काज को कर पाए, ठीक है। ऐसे को कहा जाता है राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य मतलब एक सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में हो और वो व्यक्ति जो है
वो अपने संविधान के तहत, अपने जो संविधान जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने कार्य प्रणाली को वो आगे बढ़ाए। और इस सरकार को जो चुनाव करने की जो शक्ति जो है ये किनके हाथों में हो? वो जनता के हाथों में हो। ठीक है, ये जो भावनाएं जो हुई, ये भावनाएं कब उत्पन्न हुई? तो ये उत्पन्न कब हुआ? जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। ठीक है, इससे पहले निरंकुश शासन हुआ करता था, और निरंकुश शासन दैट मीन्स ये जो सरकार जो होगी ये लोकतांत्रिक सरकार होंगी। कैसी शासन व्यवस्था होगा? तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होगा। पर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाएं जब उत्पन्न नहीं हुई थी, उससे ठीक बिफोर वहां पे जो शासन हुआ करता था, ये शासन था राजतंत्र व्यवस्था। कैसा था? राजतंत्र व्यवस्था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, जैसे इसको कहा जाता है नेपोटिज्म। क्या कहा जाता है? नेपोटिज्म मतलब परिवारवाद, यानी एक ही परिवार का व्यक्ति यदि हम शासक हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है, तो तत्पश्चात जो इस सत्ता का जो ये आधिकारिक रूप से जो उत्तराधिकारी जो होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार का कोई व्यक्ति, या तो मेरा बेटा हो सकता है या तो मेरा भाई हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर तो बेटा ही हुआ करता था। बात समझ में आ गई है ना? तो ऐसे शासन को कहा जाता है निरंकुश शासन। ऐसे शासन को कहा जाता है राजतंत्र शासन। ठीक है, जिसमें राजा का तंत्र यानी राज सिस्टम हो, जिसमें एक सत्ता एक परिवार के अंदर ही निहित हो। हम शासक हैं तो हमारे बाद मेरा बेटा ही शासक बनेगा, कोई और शासक नहीं बन सकता है। तो बट जैसे ही 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो उदय होने के बाद निरंकुश शासन की जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं को समाप्त किया गया, और समाप्त करने के बाद एक राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति हुई, राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। और उस निर्माण में जो सत्ता जो थी वो बेशक एक गवर्नमेंट था, और उस गवर्नमेंट के माध्यम से जो कार्य प्रणाली जो होंगी उस देश के संविधान के तहत किया जाएगा। तो ऐसे शासन को कहा जाता है लोकतांत्रिक शासन। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया है तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के बीच शेयर कर दीजिए। जी यूसुफ जी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। ठीक है, कहाँ थे इतने दिनों के बाद भाई? हाँ यूसुफ जी, हाँ जी, हाँ मैं ही एसएसटी पढ़ाऊँगा, और साथ ही साथ एक और भी टीचर्स मेरे साथ आएंगे। 2 टीचर जो है एसएसटी को पढ़ाया जाएगा। हाँ, एसएसटी पढ़ाया जाएगा। एसएसटी में आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट है पॉलिटी वगैरह हो गया, ये सारे 2 टीचर ही आपस में, हम 2 टीचर ही मिलकर पढ़ाएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, जो भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को दिया जाएगा। हाँ जी पूजा जी, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं बीच में पढ़ाना छोड़ दिया था, एक्चुअली मैं कहीं और चला गया था, पर मैं आ गया हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा। हाँ 12th में आप हमसे पढ़े हैं। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू, पढ़ी, अच्छी बात है। तो एक बार पुनः फिर पढ़िए। अब मैं आपको एक एसएसटी का एक सेक्शन आपके सामने लेकर आया हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। आप थोड़ा सा स्टडी पर फोकस कीजिए। आप लोग आपस में जी, हाँ आपस में क्यों बातें करते हैं भाई? आपस में बातें ना कीजिए। जी। हाँ मैं ही पढ़ाऊँगा भाई, टेंशन आ गई थी, मैं ही पढ़ाऊँगा, एसएसटी मैं ही पढ़ाऊँगा। और मेरे साथ एक और भी टीचर हैं, उनको भी साथ में लेकर आएंगे, हम दोनों आदमी पढ़ाएंगे। सेक्शन को बांटा जाएगा, और सेक्शन बांटने के बाद हम एक दूसरे को पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, ओके। समझ में आ गया? जी सबिता, समझ में आ गया? कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो हमने कहा कि राष्ट्र राज्यों का स्थापना की। अब देखो, जैसे ही 1789 में ये फ्रांसीसी, जैसे ही 1789 में जो आपका फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ 1789 में, ठीक है, तो 1789 में जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुआ, फ्रांस में जो क्रांति हुआ, फ्रांस की क्रांति हुआ, तो ये क्रांति ने क्या किया कि एक सामूहिक पहचान और समानता का विचार को और उत्पन्न कर दिया। देखो, हमने कहा कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भावनाएं यूरोप में जगी, क्योंकि 19वीं शताब्दी से ठीक बिफोर उस क्षेत्र में निरंकुश शासन या तानाशाही शासन हुआ करता था, और राष्ट्रवाद का एक ही उद्देश्य था कि इस निरंकुश और तानाशाही शासन को समाप्त करना और समाप्त करके एक राष्ट्र राज्यों का स्थापना करना। ठीक है, ये तो भावनाएं आहिस्ता आहिस्ता जगी रही थी, जब तक इसी के बीच में फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में। और जैसे ही फ्रांस की क्रांति होती है तो ये फ्रांस की क्रांति ने क्या किया कि एक सामूहिक पहचान बना दिया, एक समानता का विचार उत्पत्ति, समानता के विचार को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। क्योंकि इससे पहले राष्ट्रवाद की भावनाएं हर एक व्यक्ति के मन में थी, पर वो व्यक्ति एकजुट नहीं हो पा रहे थे। जब तक एकजुट नहीं होंगे तो किसी व्यक्ति के प्रति यदि विद्रोह करना है, यदि कोई व्यक्ति के प्रति अपनी आवाज़ों को उठाना है, तो एक आदमी के बस की बात तो होगी नहीं। तो हमें एक सामूहिकता की एक पहचान देनी होगी। और ये सामूहिकता की पहचान जो है 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, ये फ्रांस की क्रांति ने क्या किया, एक सामूहिकता की पहचान दी, जन जन को आपस में बांध दिया, एक सूत्र में पिरो दिया, और पिरोने के बाद एक समानता का परिचय दिया। और इसी समानता का परिचय को एकदम तेजी से, रफ्तार से पूरे व्यक्तियों के अंदर क्या हुआ, ये जागृत हो गई। कब? 1789 में फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की जो क्रांति जो थी, उस क्रांति ने इसे क्या किया कि और तेजी से इसको क्या किया, और तेजी से इसको स्प्रेड किया। और जैसे ही स्प्रेड किया तो लोगों के अंदर क्या हुआ कि देखो, तो एक तो विचार की स्थापना हुई, विचार तेजी से स्प्रेड हुआ। जबकि देखो ध्यान से, जबकि उदारवाद ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता व आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। अब देखिएगा, जैसे ही एक तो फ्रांस की क्रांति जो है सामूहिक पहचान, ध्यान से सुनिएगा, सामूहिक पहचान और समानता, इन दो थॉट को दिया। कि जैसे ही उदारवाद आया, देखो ध्यान से, जैसे ही उदारवाद आया तो उदारवाद ने क्या किया कि व्यक्ति के अंदर एक और भी थॉट को उत्पन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास वो आज़ादी होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास वो स्वतंत्रता, वो समानता होनी चाहिए। और ये समानता सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्तर पे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये भौगोलिक स्तर पर ही नहीं, जबकि ये आर्थिक स्तर पर भी समानता होनी चाहिए और आर्थिक स्तर पर भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है एकजुट करना, यानी वो व्यक्ति के, जैसे ही उदारवाद आया, तीन टर्म्स यहाँ पर समझना है। एक टर्म्स जो है, जो एक टर्म्स आपका साथ देगा सबसे फर्स्ट में कि राष्ट्रवाद होते क्या है, तो राष्ट्रवाद की डेफिनेशन हमने बताया कि राष्ट्रवाद होते क्या है। सेकेंड, आपने कहा कि जैसे ही राष्ट्रवाद की उत्पन्न हुई तो उत्पन्न के जस्ट बाद आहिस्ता आहिस्ता ये व्यक्तियों के अंदर ये पनप रही थी, जब तक इसी के बीच में फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है। और 1789 में फ्रांस की क्रांति जैसे ही होती है तो ये फ्रांस की क्रांति ने क्या किया कि जो व्यक्तियों के बीच में, ये जो व्यक्ति आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे थे, उनको एक सामूहिक पहचान दे दिया। और सामूहिक पहचान देने के बाद इस 1789 के क्रांति ने क्या किया कि एक सामूहिक पहचान दिया और सबको एक समान कहा कि जितने भी व्यक्ति हैं ये सब व्यक्ति एक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है। यदि भेदभाव होगा तो जिस निरंकुश शासन के अगेंस्ट में, जिस निरंकुश शासन की, जिस निरंकुश सत्ता को समाप्त करने की हम विचार को, जो थॉट को बना रहे हैं, ये विचार कभी थॉट नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ ही साथ
उसके साथ में हम क्या करते हैं कि सबको एकजुट करने के हम एक सामूहिक पहचान बनाते हैं। एक समानता का अधिकार होनी चाहिए, और जब ये सामूहिक पहचान होगी, जब ये समानता का अधिकार होगा, तो जा करके एक नई स्ट्रैटेजी के साथ इस निरंकुश शासन जो है, इस निरंकुश शासन को हम मतलब एक जमीनी स्तर से उठाकर फेंकेंगे। क्योंकि जब तक एकता, जब तक सामूहिकता का विचार उत्पन्न नहीं होगा, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ये दो घटनाएं होती है, जब तक तीसरा घटना आ जाता है उदारवाद, और जैसे ही उदारवाद आता है तो इसका एक थॉट आता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ये स्वतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, ये स्वतंत्र है। और स्वतंत्र ही नहीं, स्वतंत्रता के साथ साथ ये आर्थिक समानता भी चाहिए, यानी आर्थिक स्तर पर भी हम सभी को एक समान नजरों से देखना होगा, तभी जाकर के एक निरंकुश शासन की समाप्त होगा। अब देखिएगा, जैसे ही ये आर्थिक एकीकरण जो है, जब इसका बढ़ावा दिया गया, तो अंततः जर्मनी और इटली, ये दो यूरोप जो है एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप के अंदर ये दो देश है। इन दोनों देश को 1848 के तत्पश्चात ये दोनों को आपस में क्या किया गया, एकजुट किया गया। किसको, जर्मनी को और इटली को। क्योंकि ये निरंकुश शासन जब था, ये दोनों सेपरेट थे। अब बताओ कि जैसे सपोज मानिएगा कि एक जर्मनी जो है, यहाँ पे व्यक्तियों के अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो, और एक तरफ ये इटली जो है, इसके अंदर यहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न न हो, तो क्या ये जो निरंकुश शासन, जो तानाशाही शासन है, ये तानाशाही निरंकुश शासन क्या ये समाप्त हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो शासक जो होगा, ये क्या होगा कि इस क्षेत्र पे अपने आप को नियंत्रण कर पाएगा, नियंत्रण करने में सक्षम हो जाएगा, और जैसे ये नियंत्रण करने में सक्षम हो जाएगा तो फिर इनको भी नियंत्रण कर सकता है। इसलिए इन दोनों को पहले क्या किया गया, एकीकरण का मतलब दोनों को एकजुट किया गया, और एकजुट करने के बाद तत्पश्चात ये आवाजें उठाई गई कि निरंकुश शासन है, इसको समाप्त किया जाए, और यहाँ पे एक राष्ट्र राज्य की स्थापना किया जाए। और जैसे राष्ट्र राज्य की स्थापना होगी तो व्यक्तियों के पास मताधिकार की अधिकार हो जाएगा, यानी मत देने का अधिकार हो जाएगा, और अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंदीदा शासक को चुन पाएगा और अपने अधिकारों को दे पाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जर्मनी और इटली का एकीकरण। अब देखिएगा, जैसे 1848 जो है, इसके तत्पश्चात राष्ट्रवाद के प्रमुख परिणाम थे यूरोप में। कौन कौन परिणाम था? देखो, प्रमुख जो रिजल्ट आया, यानी जैसे ही ये सब घटनाएं हो जाती हैं तो घटनाएं के बाद कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा ही, कोई ना कोई आपका जो आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम के बाद भी रिजल्ट आता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य तथ्य क्या है, मुख्य एस्पेक्ट क्या है, इसी एस्पेक्ट को यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए, नंबर फर्स्ट, राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति ने राजा के स्थान पे नागरिकों को सत्ता सौंपी और सामूहिक पहचान पैदा की। अभी जस्ट ऊपर हमने कहा यही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होता है, और जैसे ही 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है तो इससे पहले, यानी ये फ्रांसीसी क्रांति से ठीक बिफोर, वहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था। जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति हुई, राष्ट्रवाद की स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई, तो इस राजा के स्थान पर अब जो सत्ता जो थी, अब इनके हाथों से हटाया गया, और हटाने के बाद वहाँ का जो व्यक्ति जो उस क्षेत्र में रहते हैं उनके हाथों में सौंप दी गई, वहाँ का जनताओं के बीच में सौंप दी गई, वहाँ की जन के हाथों में सौंप दी गई। और जैसे ही ये सौंपी गई तो व्यक्तियों के अंदर एक सामूहिक पहचान बना, और सामूहिक पहचान बना, और जैसे ही सामूहिक पहचान बना तो अब व्यक्तियों के अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हो गई कि नहीं, जो शासन व्यवस्था है 1789 से बिफोर था, ये शासन व्यवस्था उतना अच्छा नहीं था। हमें अपने हाथों में सत्ता को होना चाहिए, हम जिसको चाहे चुनेंगे, जिसको चाहे नहीं चुनेंगे। समझ गए हो ना?
ये सत्ता का व्यवस्थाएं थी। एक सत्ता व्यक्तियों के हाथों में दे दिया गया, राजा के हाथों से छीना गया और छीनने के बाद व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया गया। ये आपका दूसरा क्या था कि अब देखिएगा, जैसे ही ये आपका राष्ट्रवाद का जब ये उद्भव होता है, राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत होती हैं, तो इसमें कुछ मुख्य जो चरित्र जो होता है, जो मुख्य व्यक्तियों की इसमें क्या क्या भूमिका है, जैसे इसमें नेपोलियन की क्या भूमिका है, काउंट काउई की क्या भूमिका है, गैरी वर्ली का क्या भूमिका है। तो इसमें सबसे फर्स्ट में देखेंगे नेपोलियन का क्या योगदान था, नेपोलियन बोनापार्ट, इसकी क्या भूमिका थी। तो देखिएगा 1804 की नेपोलियन संहिता, यहाँ देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, ध्यान से अभी पीपीटी लगवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाएंगे, इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सामने आएगा। तो देखिएगा 1804 में इस के द्वारा, जैसे इन नेपोलियन के द्वारा इन्होंने क्या किया कि एक नेपोलियन संहिता का एक स्थापना की, एक मतलब नियम, एक थॉट को लेकर आया और इसमें कहा कि इस नेपोलियन संहिता के माध्यम से प्रशासनिक जो सुधार है, इन सुधार के माध्यम से यूरोप के अंदर जो कानूनों में भी भेदभाव थी, कानून एक समान नहीं था, ठीक है, कानून एक समान नहीं था क्योंकि वहां पे राजतंत्र था, ठीक है। और जैसे ही ये राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है, राष्ट्रवाद की भावनाएं उठती हैं, तो उठने के बाद नेपोलियन का योगदान इसमें क्या था कि इन्होंने एक संहिता बनाया और इस संहिता के माध्यम से संहिता ने क्या किया कि प्रशासनिक सुधार किया, यानी प्रशासन को जो नियम कानून है उस नियम कानून को सुधार किया और इस नियम कानून को सुधार करके जितने भी यूरोप के अंदर जितने भी कानून थी उन कानून को एक समान कानून किया, ठीक है। और वहाँ पे पहले जो राज्य व्यवस्थाएं होती थी, राजा का व्यवस्था होती थी, उन राजा की व्यवस्थाओं के जगह पे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लागू कर दिया। कौन है ये? नेपोलियन संहिता। ध्यान से, ये क्या है? तो एक प्रशासनिक ढांचा है और प्रशासनिक सुधार किया और इसके माध्यम से एक समान कानून को यूरोप के अंदर स्थापित किया और साथ ही साथ वहां पे जो राज्य व्यवस्था थी उन राज्य व्यवस्था को हटाकर प्रशासनिक व्यवस्था को क्या किया कि यहाँ पे स्थापित कर दिया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया जी? विवेक जी बताइए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? मोहिनी, क्या बात है मोहिनी, कितने दिनों की बात आई हैं आप? ये सेशन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? आगे बढ़े। यदि समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों के बीच भी कृपया आप इन सेशन को शेयर कर दें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फ़ायदा हो सके। हाँ विवेक जी, समझ में आ गया है। हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यानी आप कहने का मतलब यह है कि आप यूरोप में 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की जो भावनाएं उत्पन्न हुई थी, यहाँ पे निरंकुश शासन और तानाशाही शासन क्या होता है? निरंकुश शासन का अर्थ होता है विवेक जी, निरंकुश शासन का अर्थ होता है वैसा राजा, मतलब एक टाइप का एक किंग ही था जिसपे जो किसी के बस की बात नहीं था, जो भी कानून खुद से बनाएगा, किस पे कौन सा कितना कानून बनाना है, किसको मनवाना है, ये सब इसके हाथ में था। इसको कहते हैं निरंकुश शासन। समझ में आया? निरंकुश दैट मीन्स जिसपे कोई अंकुश ना हो, ठीक है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में तो निरंकुश शासन नहीं है, यहाँ पे क्या है? लोकतांत्रिक शासन है, डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी कानून है उस कानून को एक संविधान के तहत जो कानून लिखा गया उस संविधान के तहत सभी कानून जो है सभी व्यक्तियों के लिए समान है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे छोटा हो नीचा हो, कोई भी कास्ट का हो, कद से हो पद से हो, सभी हो। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री है या कोई राष्ट्रपति है तो उसके लिए कानून सेपरेट है, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री में सबके लिए एक समान कानून होता है। समझ में आ गई ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े। अच्छा जी, अच्छा समझ में आ गया तो एक बार इस सेशन को लाइक भी कर दीजिए। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया विवेक, समझ में आ गया ना आपको? समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी नेहा जी, ठीक है, ठीक है। 2027 में इसी
2027 में तो एग्ज़ाम देना ही है, साथ ही साथ जो 17 फरवरी से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा, इस एग्ज़ाम में भी आपको ज़बरदस्त अपना प्रदर्शन को दिखाना है, परफॉर्मेंस। हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक टॉपिक्स का आपका MCQ ऐसे ही समरी जो है, सारांश जो है आपके समक्ष रखेंगे और आपको पढ़ाएंगे। हाँ, 2 आदमी हम लोग हैं, SST पढ़ाएंगे, 2 टीचर्स हैं हम सभी के साथ। हाँ, अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे मैसेज ऐसा, आगे बढ़िए। हाँ, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ समझ में आ गया जी। आशीष जी, हाँ, आगे बढ़ गए। ओके। तो आगे देखिएगा ध्यान से, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखो 2 नंबर, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर हमने क्या कहा था कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये आपका 2 है, इसमें राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसी हुई। दूसरा क्या था, नेपोलियन का योगदान क्या था इस राष्ट्रवाद की उद्भव में, ठीक है। और तीसरा आपके साथ यहाँ पे है, ध्यान से समझिएगा, तीसरा में क्या है कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है, उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। उदारवादी राष्ट्रवाद, तो सबसे फर्स्ट में समझेंगे कि उदारवादी होते क्या है, ठीक है, क्या समझेंगे, उदारवादी होते क्या है, इन चीजों को समझो। कई की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और निजी संपत्ति की सुरक्षा की मांग के साथ उदारवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे ही राष्ट्रवाद का उद्भव होता है तो इसमें वहां के व्यक्तियों के अंदर एक थॉट पैदा होता है, और थॉट क्या है कि सबसे फर्स्ट में व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए। दूसरा, जो कानून बनाया गया उस कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को एक समान नजरों से देखा जाए, यानी कानून में भी कोई भेदभाव ना हो, जो भी व्यक्ति है उन सभी व्यक्तियों के लिए ये कानून एक समान हो। यानी जो कानून एक आम व्यक्ति के लिए हो, वही कानून उस देश के अंदर जो सत्ता पर बैठे हैं, सत्ता पर बैठे व्यक्तियों के लिए वही कानून हो। इसको कहा जाता है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के अकॉर्डिंग कोई भेदभाव न हो। जैसे कोई व्यक्ति मर्डर किया हो, एक व्यक्ति मर्डर किया हो जो काफी धनवान हो, और एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति भी मर्डर किया हो और वो काफी कमजोर है, तो ऐसा ना हो कि कमजोर व्यक्ति मर्डर किया है तो उसको सजा जो है कुछ कठोर सजा दिया जाए और जिसके पास पैसे है उसको सजा कम दिया जाए, ऐसा न हो। यदि कोई सरकार को योजनाएं लेकर आती है तो जो रईस व्यक्ति जो है, जो धनवान व्यक्ति है, उसके लिए सेपरेट कानून हो, उसके इनडायरेक्ट नहीं, उसको इनडायरेक्ट वे में जाए, इनडायरेक्ट वे में जाए, उसका फायदा उसको ज़्यादा हो सके, उसको मिल सके। और जो छोटे कद का व्यक्ति है, जो पॉवर्टी, जो गरीबी रेखा जो है उसके नीचे जो स्तर पे है, उसको कम फायदे हो, तो इसको कानून के समक्ष समानता नहीं कहते हैं। समक्ष समानता का, कानून के समक्ष समानता का अर्थ होता है सभी के लिए एक समान, ठीक है, उदारवादी। और जो निजी संपत्ति है, इस निजी संपत्ति के सुरक्षा की मांग भी की गई कि भाई जो पर्सनल प्रॉपर्टी जो है, जो निजी संपत्ति है, उस निजी संपत्तियों को भी सुरक्षा किया जाए। और यही नहीं, एक स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हुई, एक कानून के समक्ष समानता की मांग हुई, तीसरा निजी संपत्ति की सुरक्षा की मांग की गई, और साथ ही साथ उदारवादी विचारधारा जो है, इन विचारधारा का भी प्रसार हुआ। ये तीसरा फैक्टर, 3 फैक्टर। चौथे फैक्टर पे आते हैं। अब देखो, ये 3 चीजें जब बन गई तो चौथा है कि भाई इतनी जनसंख्या है, इस जनसंख्या को एक एकता में, एक सूत्र में बांधेंगे कैसे। तो देखो, एकता का क्या क्या कारक है, फैक्टर, यानी फैक्टर ऑफ यूनिटी क्या, एकता क्या है। तो एकता को बांधने का एक तरीका कि औद्योगिक क्रांति हुई। आपको पता है औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? ये औद्योगिक क्रांति हुई तो यहाँ पे कच्चे पदार्थों की आवश्यकता हुई। कच्चा पदार्थ जो है किसी एक जगह होगा नहीं, उसके लिए जो व्यावसायिक है, जो औद्योगिक क्रांति में
जो औद्योगिक क्रांति का उस क्षेत्र का जो व्यवसायिक है वो व्यवसायिक अपने वस्तु को बनाएंगे तो बनाने के कच्चा पदार्थ चाहिए और कच्चा पदार्थ के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे और एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति को देखेंगे, वहाँ की व्यक्तियों को देखेंगे, वहाँ की जो संविधान है उन कानूनों को देखेंगे, शासन व्यवस्थाएं को देखेंगे और अपना शासन व्यवस्थाएं को देखेंगे और दोनों को देखने के बाद कंपैरिजन करेंगे और तब देखेंगे कि इसके अंदर हमारे क्षेत्र में क्या कमी है और क्या होना चाहिए। तो एक औद्योगिक क्रांति ने एक एकता का जो बीज जो है इस बीज को बोया। दूसरा कि जैसे ही एकता का इस सब राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई तो उसमें शिक्षित मध्य वर्ग यानी वैसे व्यक्ति जो एजुकेटेड है उन एजुकेटेड व्यक्तियों का एक समूह का भी उदय हुआ और यही नहीं, साझा संस्कृति ने लोगों को राष्ट्र राज्य के रूप में एकजुट होने के लिए प्रेरित किया, यानी ये आपका इंस्पायर्ड किया। देखो 3 चीजें, फैक्टर क्या है कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति के तत्पश्चात उदारवाद का विकास हुआ और जैसे ही उदारवाद का विकास हुआ तो इसमें देखेंगे कि हम सबसे फर्स्ट में फ्रांस की क्रांति के क्या भूमिका हुई, नेपोलियन की क्या भूमिका हुई, साथ ही साथ देखेंगे कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसमें ये औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति ने भी एकता का एक सूत्र दिया, शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हुआ, इन्होंने कहा कि एक एकता का एक सूत्र दिया और साथ ही साथ जो साझा संस्कृति यानी एक दूसरे की संस्कृति को आदान प्रदान किया गया और आदान प्रदान करके व्यक्ति ने कहा किया कि एक राष्ट्र राज्य के रूप में एकजुट हुआ और एकजुट होने के बाद इस निरंकुश शासन के जो नियम कानून है उस नियम कानून के प्रति एकजुट होकर के विथ स्टैंड हुए, खड़े हो गए और इन्होंने कहा कि अब निरंकुश शासन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जाए, क्योंकि जब तक ये समाप्त होगा नहीं हम राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये एकता का सूत्र जो है एकता का जो कारक है इन्होंने दिया। तो ठीक है, तो ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा में आते हैं। पांचवा में हुआ कि एकीकरण। देखो ध्यान से, कहा जाता है कि एकता, एक कहावत कहा नहीं जाता है कि इंडिया के संदर्भ में यानी भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ अनेकता में भी एकता है, अनेकता में भी एकता है, इसलिए भारत देश महान है। अब बताओ, इन्होंने कहा क्या कि बिस्मार्क ये आया और बिस्मार्क के ही नेतृत्व में जो एक जर्मनी एक देश हुआ करता था, आज भी है, इतने जो है एक देश है, ये दोनों सेपरेट था, दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं था। यहाँ का व्यक्ति इनके बारे में नहीं जानते थे, यहाँ का व्यक्ति इनके बारे में नहीं जानते थे। समझ में आ गई बात है ना, ये दोनों। तो बिस्मार्क ने कहा किया, आया और दोनों कहा कि ये जी सुनो, इसको बांध दिया, इसको हाथ पकड़ा दिया और इसको उठाकर कहा कि तुम इसका हाथ पकड़ो और इसका, और दोनों को एकजुट किया। और एकजुट करने के बाद यहाँ पे एकजुट हुआ और एकजुट होने के बाद इटली का एकीकरण इस युग की बड़ी घटनाएं थी। और जैसे ही राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो एक तो जर्मनी का एकीकरण था ही, इटली का भी एकीकरण किया और जैसे ही इटली और जर्मनी ये दोनों आपस में एकजुट हो गए तो उस क्षेत्र में जो सामंती व्यवस्था थी, इन जो राजाओं का जो व्यवस्था था, उन व्यवस्था को खत्म किया गया, यानी खत्म ही कर दिया। कौन? इटली और जर्मनी का एकीकरण। ये दोनों आपस में एकजुट हुए और एकजुट होने के बाद जो ये एकीकरण था, ये एकीकरण ने जो सामंती व्यवस्था थी, इन सामंती व्यवस्था पर काफी मजबूती के साथ और काफी गहरा चोट पहुंचाया और चोट पहुंचा के ये व्यवस्थाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया। समझे? नेक्स्ट देखो, ये 5 था। चौथा है संकेतक। ये संकेतक क्या होता है? क्योंकि जर्मेनिया, ठीक है, जर्मेनिया जो जर्मन के लिए इसका यूज किया जाता था और मैरियन जो फ्रांस के लिए यूज किया जाता था। जैसे प्रतीकों
का उपयोग राष्ट्रवाद को दर्शाने के लिए किया गया। अब देखिएगा, जर्मनिया ये एक प्रतीक था जो जर्मनी के पहचान से पहचानी जाती थी, और मैरियन ये फ्रांस की पहचान थी। ये दोनों प्रतीकों का यूज किया गया और यूज करके दिखाया गया कि हम दोनों के बीच में एक एकता है, और एकता के साथ इस राष्ट्रवाद की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया कि मैरियन और जर्मेनिया इन दोनों का, ये दोनों प्रतीकों का यूज किया गया, और प्रतीकों का यूज करके हम राष्ट्रवाद की भावना को प्रदर्शित किया गया। समझ में आया? ये संकेत जैसे इंडिया और यूएसए, ये दोनों का झंडा आपने देखा होगा एक साथ जब आ जाता है तो उस झंडे के माध्यम से, उस फ्लैग के माध्यम से हम पहचान जाते हैं कि ये इंडिया है और ये आपका यूएसए है, और ये दोनों आपस में किसी चीज को लेकर समझौता किए होंगे। तो ये एक संकेत है कि ये इंडिया है और ये यूएसए यानी अमेरिका है। समझे ना? यहां तक समझ में आ गया है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं जी? हाँ जी, समझ में आ गया है? आ गया है समझ में? तो समझ में आ गया तो कृपया इस सेशन को लाइक कर दें। हाँ जी, सूरज जी कैसे हैं? समझ में आ गया? अच्छा जी, ये मोहित बाबू कहें कि सर आप तो A1 टीचर, आप तो A1 टीचर हैं। थैंक यू मोहित बाबू, थैंक यू। पर ऐसा नहीं है, आप लोगों ने मुझे A1 बनाया है और ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको अपने आप को समर्पित कर पाए आपके प्रति। आपने ही तो A1 बनाया है, नहीं तो मुझे कौन पहचानता है? मुझे कोई नहीं पहचानता है बाबू। अच्छा 12th में आप पढ़े हमसे? अच्छा थैंक यू, अच्छी बात है, पढ़े तो अच्छी बात है। एक नया सेशन के साथ हम आए हैं आपके समक्ष, तो ये भी देख लीजिएगा। हाँ ध्यान से देखिएगा। हाँ बाबू MCQ भी कराएंगे, धैर्य रखो, पैसेंस, बी पैसेंस। हाँ जी, सब कुछ होगा, वेट कीजिए, सब कुछ होगा, डोंट वरी, सब कुछ होगा। समझ में आ गया? तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट। अब देखो, कहीं कि ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ, इस राष्ट्रवाद में 18वीं और 19वीं सदी में हुआ। तो इसका मुख्य नायक और क्रांतिकारी और नेता कौन कौन थे? ठीक है, नायक कौन था, क्रांतिकारी कौन कौन थे, नेता कौन कौन थे, विचारक कौन थे, जिन्होंने क्या किया, निरंकुश राजतंत्र पे चोट पहुंचाई और चोट पहुंचा के खत्म किया। और खत्म करने के बाद इस राज्य व्यवस्था जो है, इस राज्य व्यवस्था को समाप्त कर इन्होंने क्या किया, लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की। ठीक है, कौन? कोई नायक होगा भाई, किसी न किसी व्यक्ति के मन में इस टाइप के थॉट तो आए होंगे ना, तभी तो उसके मन में ये विचार आया होगा, तभी तो उसके मन में ऐसा एहसास हुआ होगा ना कि ये जो व्यवस्था जी है वो अच्छी नहीं है, इन व्यवस्था से हमें हटना होगा, और हटेंगे तभी आगे बढ़ेगा। समझे? तो ये हुआ। अब देखो, इसमें प्रमुख पात्र मतलब किसकी भूमिका है? तो एक था मेजिनी जो इटली का एकीकरण किया, एक हुआ ऑटोवन बिस्मार्क जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया, तीसरा था नेपोलियन बोनापार्ट जिन्होंने नेपोलियन संहिता का निर्माण किया और प्रशासनिक सुधार कर वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था को, प्रशासनिक ढांचा को स्थापित किया। और उसके बाद से था गैरिबाल्डी। ये कुछ व्यक्तियों का मुख्य चरित्र था। इन चरित्र में इन सबका एक एक करके देखेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट में देखेंगे कि मेजनी ने क्या किया। तो इटली के क्रांतिकारी जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन बनाकर जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। अब देखिएगा,
मेजनी ने क्या किया कि एक तो ये इटली का था, इटली के क्रांतिकारी था, इन्होंने क्या किया कि यंग इटली और यंग यूरोप ये दो नामक संस्था को इन्होंने बनाया। और ये दोनों संस्था जो थी ये कैसी संस्था थी, तो ये गुप्त संगठन था। कैसा संगठन था, ये गुप्त संगठन था। और इस गुप्त संगठन के माध्यम से वहां की जनताओं के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना की। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि यंग इटली और यंग यूरोप इन दोनों संगठन की स्थापना किसने की, तो आपका जवाब आएगा मेजनी ने की। क्यों की, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। समझे, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मेजनी का आपका भूमिका है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, बिस्मार्क की क्या भूमिका है, तो देखिएगा, ये देखिए प्रशिया एक क्षेत्र था प्रशा, ये प्रशिया के चांसलर था जिन्होंने ब्लड एंड आयरन ये दो नीति के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। अब देखिएगा, एक था आपका इटली का एकीकरण, कौन किया था, मेजनी। सेकेंड कौन था, बिस्मार्क। और बिस्मार्क ने क्या किया कि एक ये नीति बनाया, और इस नीति का नाम क्या था, ब्लड एंड आयरन, लौ और रक्त की नीति। और इस नीति के माध्यम से क्या किया कि जर्मनी को एकजुट किया, और एकजुट करके और तब उस राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी उन भावनाओं को प्रति व्यक्तियों को जगाया। इसकी नीति क्या थी, तो इसकी नीति क्या थी, लौ एंड रक्त की नीति। ठीक है, तो इसका एक भूमिका था। नेक्स्ट नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी, तो इन्होंने क्या किया कि 1804 में, याद रखिएगा, नागरिक संहिता के माध्यम से प्रशासनिक सुधार किया और समतावाद खत्म करके आधुनिक राष्ट्रवाद के बीज बोया। किसका, आधुनिक राष्ट्रवाद की बीज बोया। क्या क्या, एक तो प्रशासनिक सुधार किया, दूसरा जो समता, समानता नहीं समता, ध्यान से, एक होता है इक्वलिटी, एक होता है इक्विटी। ठीक है, तो ये समतावाद को खत्म किया और आधुनिक राष्ट्र जो था, आधुनिक राष्ट्रवाद जो थी, उस आधुनिक राष्ट्रवाद का क्या किया, बीज को बोया। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि नागरिक संहिता किसने बनाया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया। नागरिक संहिता कब बनाया, तो 1804 में बनाया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो यूरोप के अंदर जो समतावाद था, इस समतावाद को खत्म करना और खत्म करके आधुनिक राष्ट्र के बीज को बोना। इसका उद्देश्य किसका था, ये बोनापार्ट का। किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। तीसरा था, चौथा था गैरिबाल्डी। इसका क्या भूमिका है, तो याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया कि जो स्वतंत्रता, इतालवी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी रेड शॉर्ट्स सेना के साथ दक्षिण इटली को स्वतंत्र कराकर एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। अब इन्होंने कहा किया कि इसकी क्या भूमिका थी कि जो यहाँ पे देखिएगा, जो साउथ इटली जो था, कौन सा, यहाँ पे देखिएगा, जो साउथ इटली था उसको स्वतंत्र किया, और स्वतंत्र करके और क्या किया कि जो भूमिका जो थी इटली के एकीकरण में, जो भूमिका थी, उन भूमिका में एक छोटा सा योगदान इन्होंने दिया। तो आपने देखा कि सबसे फर्स्ट में, यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने देखा मेजनी का क्या, तो यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन को बनाया और बनाकर व्यक्तियों के मन में एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की। नेक्स्ट क्या है, बिस्मार्क की क्या भूमिका है, तो इन्होंने क्या किया, ब्लड एंड आयरन, इन दो नीतियों के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण किया। और नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि 1804 में नागरिक संहिता के माध्यम से प्रशासनिक सुधार किया और उस क्षेत्र में समतावाद को समाप्त किया। समतावाद को समाप्त करके प्रशासनिक ढांचा को वहां पे स्थापित किया। चौथा क्या था कि गैरिबाल्डी, इसका क्या भूमिका थी, तो इसका एक छोटा सा भूमिका था कि इन्होंने क्या किया कि इस सेनानी का, स्वतंत्रता सेनानी का गठन किया, और गठन करने के बाद जो दक्षिणी इटली जो था, इस इटली को स्वतंत्र किया और स्वतंत्र करके जो एकीकरण था, इस एकीकरण में अपना भूमिका निभाई।
आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, क्या नहीं समझ में आया भाई? क्या नहीं समझ में आया? हाँ अंशु जी बताइए। जी। अच्छा, ये नागरिक संहिता है बाबू, ये क्या होता है? तो एक टाइप की कानून है, और इस कानून के माध्यम से 1804 में इसको बनाया गया, और बनाने के बाद इसके माध्यम से जो समतावाद जो था उस क्षेत्र में, यानी जो राजा का जो कानून था उस कानून को खत्म किया गया, और एक प्रशासनिक व्यवस्था को वहाँ पे स्थापित किया गया। ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित होगा तो व्यक्तियों के बीच, यानी जनता के बीच, लोगों के बीच एक समानता का भाव उत्पन्न होगा, जिससे एकजुट होंगे, और एकजुट होने के बाद राष्ट्रवाद की भावना जगेंगी, और राष्ट्रवाद की भावना जगेंगी तो उस निरंकुश शासन के अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे, और तब जाके उन निरंकुश शासन जो राज्य व्यवस्था थी उन राज्य व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाएगा। यही तो है आपका नागरिक संहिता। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, आ गया। ठीक है जी। अनूप जी बताइए, समझ गए? अच्छा, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ आपकी समस्या को देखी जाएंगे, आपका जो भी समस्या है इन समस्या को हम समझेंगे और 1 बाय 1 आगे बढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए। हाँ सबकी समस्याओं को समझेंगे। अरे बाबू, मोहित बाबू, ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं किया जाता है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, सबको एक समान दिखाया जाता है। जो आपका डाउट हो डाउट पूछिए, ऐसा नहीं है कि उसको बता देते आपको नहीं बताते हैं। आपका जो डाउट है वो डाउट पूछिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, या आप चैट में पूछिए क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका? अभी जो एक बच्चा ने पूछा कि नागरिक संहिता क्या होता है, तो मैंने बताया नहीं, अभी पूछो, मैं भी बताऊंगा। हाँ बेशक आपको बताई जाएगी। तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बाबू, बढ़ गए, आगे बढ़ गए। हाँ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इसकी क्या भूमिका थी? तो एकीकृत इटली के पहले राजा जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के वैधानिक नेतृत्व दिया था। अब देखिएगा, एकीकृत, जब जो इटली जो था, जब उसका एकीकरण नहीं हुआ था, तो उससे पहले ये विक्टर इमैनुअल द्वितीय यहाँ के राजा हुआ करता था, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को वैधानिक नेतृत्व दिया। वैधानिक का मतलब होता है कि एक नियम के तहत इसको नेतृत्व दिया, एक कानून के तहत, एक सिस्टम्स के तहत नेतृत्व दिया, और नेतृत्व देने के बाद ये अपनी भूमिका को निभाया। उसके बाद से है काउंट कावूर, कंट कैमिनो डी कावूर इसका पूरा नाम है। इन्होंने कहा क्या कि सार्डिनिया और पीडमोंट, ये 2 क्षेत्र है के प्रधानमंत्री जो था, सार्डिनिया और पीडमोंट के जो प्रधानमंत्री था, जिन्होंने कूटनीति के माध्यम से इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। अब देखिएगा, काउंट कावूर जो था एक सबसे महान कूटनीतिज्ञ था। इन्होंने क्या किया कि सार्डिनिया और पीडमोंट, ये 2 जगह था, इन दोनों का जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कुछ तोहफा दिया, और तोहफे दे करके कुछ कहा जाता ना कि कुछ लागत दे करके इन्होंने क्या किया कि इटली के एकीकरण का एक रास्ता को ओपन किया, और ओपन करने के बाद राष्ट्रवाद की भावना उठ गई। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रवाद के उदय का अन्य महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो फ्रांसीसी क्रांति, रोमांटिकवाद, यूरोपीय क्रांतियां जैसे 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, उदारवादी आंदोलन अभी आपने देखा। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में है। इन्होंने क्या किया कि स्वतंत्रता
समानता और बंधुत्व, इन तीनों का विचार किया। और जो रोमांटिकवाद जो है, इन्होंने क्या किया कि काव्य संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान का विकास किया। ठीक है, तो ये अन्य महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? किसी को यहाँ तक डाउट? तो ये एक छोटा सा समरी था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। आइए, क्वेश्चन में 30 सेकेंड का टाइम देंगे और टाइम के माध्यम से आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसमें टाइमर सेट करते हैं और टाइमर सेट में देखेंगे, यहाँ पे 30 सेकेंड का ही टाइम देंगे बाबू, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये रहा जो क्वेश्चन का 30 सेकेंड तो काफ़ी है फर्स्ट में, तो स्टार्ट कर दें। तो आपका स्टार्ट रहा है, बताइए। आंसर बताना है सबको, आंसर बताना है। हाँ मोहित जी, हाँ हाँ आंसर बताइए, आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ आंसर बताइए। कहाँ गया भाई ये? चलिए, टाइम इज ओवर। आपका टाइम क्या हुआ? ओवर हो गया। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये टाइम आपका ओवर हुआ। तो राष्ट्रवाद की भावना का सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो राष्ट्रवाद, फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ा ना 1789 में। 1789 का जो क्रांति हुआ फ्रांस के अंदर हुआ, वहीं से राष्ट्रवाद की भावना सर्वप्रथम विकसित हुई। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति कौन सा सेशन हुआ? 1776, 1789, 1815, 1848। 1848 तो होगा नहीं, क्योंकि उदारवादी आंदोलन आया था इसमें। 1815 होगा नहीं, 1789। तीसरा है कि इस शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, ये ना पत्री, इस शब्द का अर्थ होता है मातृभूमि। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आपका ये रहा टाइम स्टार्ट। बताइए, ये आपका टाइम स्टार्ट। यहाँ पे स्पेन दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? स्पेन है। इन चीज़ों का समझिएगा, यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो देखिएगा, कहें कि इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? नागरिक। फ्रांसीसी क्रांति का नारा किसने दिया? क्या था? क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। एकता, शक्ति, एकता तो था पर शक्ति की बात यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा, सत्य अहिंसा ये होगा नहीं, धर्म राष्ट्र ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था? अब ध्यान से समझिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था? तो आपने पढ़ा होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था। ध्यान से समझिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था? तो आपने पढ़ा था नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था बाबू? कौन बताएगा? इसमें कोई कहाँ का था? अरे भाई, नेपोलियन संहिता किसने बनाया था? इन्होंने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि राष्ट्रवाद का उदय करना था। राष्ट्रवाद का उद्भव कहाँ हुआ था? भावनाएं कहाँ जागृत हुई थी? फ्रांस के अंदर हुई थी। जब फ्रांस के अंदर हुई थी तो ये कहाँ का होगा? फ्रांस का ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। यानी ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। समझे? आइए नेक्स्ट।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अब रहा आपका टाइम स्टार्ट 1 2 3, ये रहा स्टार्ट टाइम। ध्यान से देखिएगा, नेपोलियन ने सिविल कोड कब लागू किया था? देखिए ध्यान से पढ़िए और समझिए। हो गया टाइम, 5 4 3 2 1। ये रहा। तो यहां पे देखिएगा सिविल कोड कब बना था? 1789, 1804, 1799 या 1815? आपका आंसर क्या होगा? तो बताइए 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी। और 1799 में क्या हुआ था? क्या हुआ था आपका? 1789 में फ्रांस की क्रांति होगा नहीं, 1815 में ही होगा नहीं, तो आपका ये भी खत्म, आपका ये भी खत्म। और 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखो सिविल कोड किस नाम से जाना जाता है? सिविल कोड, कोड का मतलब होता है कि जो सबके लिए समान कानून हो। तो ये समान कानून किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? नेपोलियन ने बनाया था। तो नेपोलियन ने अपने पीछे पढ़ा था नेपोलियन संहिता। तो नेपोलियन संहिता क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे वियना सम्मेलन कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, ये तो पढ़े नहीं है, अभी कहीं बताई भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1815। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, टाइम इज गोइंग ऑन। चलिए मोहित बाबू ठीक है, आंसर दीजिए। आंसर चैट कम कीजिए, आंसर दीजिए। आपका ये टाइम हुआ खत्म। तो देखिएगा वियना सम्मेलन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि इसलिए कराया गया था कि ताकि जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको दबाया जा सके, और जो पुरानी परंपरा थी उस पुरानी परंपरा को पुनर्स्थापित किया जा सके। और पुरानी परंपरा कौन सी थी? वहां पे कौन सी पुरानी परंपरा जो थी, कौन सा था? राजतंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए, यहाँ पे नेपोलियन क्या किया था? एक संहिता का निर्माण किया था। बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? जो दक्षिण इटली जो था उसके अंदर स्वतंत्रता का एक एकीकरण में इसका अपना मुख्य भूमिका निभाया था। और मेजनी जो फर्स्ट में हमने पढ़ा था वो था। और मेटरनिक ने क्या किया कि ये मेटरनिक चाहता था कि जो राजतंत्र जो है, जो व्यक्तियों के अंदर, जो जनता के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई है, उस भावनाओं को पुनः स्थापित, उसको खत्म किया जाए और खत्म करके राजतंत्र को फिर से कायम किया जाए। इसलिए वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की? तो वो ऑप्शन क्या होगा? बी। मेटरनिक किस देश का था? याद रखिए, नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का था। और ये मेटरनिक किस देश का था? तो मेटरनिक का संबंध कहाँ से था? इटली से तो नहीं, जर्मनी से तो नहीं, तो कहाँ से था? आपका फ्रांस। तो फ्रांस तो ना जी ना, ये तो फ्रांस में तो कौन सा था? नेपोलियन था, तो यहाँ पे तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ये सी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन क्या है? डी आपका। ठीक है, ऑप्शन डी में 8 है। इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। तो ये रहा स्टार्ट। आंसर दीजिए, आंसर चैट मत कीजिए आप लोग आपस में, आंसर दीजिए। यूसुफ बाबू आंसर दो, कनिका, मुस्कान, ज्योति आपस में। टाइम इज ओवर। यहां पे देखिएगा उदारवाद का संबंध किससे था? तो उदारवाद की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि इसका थॉट क्या था
कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक क्षेत्र में समानता होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, रूढ़िवाद का समर्थन कौन करता है? तो ये क्या है? एक टाइप का मतलब पुरानी परंपरा थी। ठीक है, जो व्यक्तियों के मन में जो परंपरागत मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो इसका ज़्यादा समर्थन करते हैं। जिसका अंदर परिवर्तन की भावना होगी तो कभी कर नहीं सकता है। क्रांति कब होता है? कि जो सिस्टम जो है वो खराब होता है, तो उन खराब सिस्टम को अच्छा किया जाए। तो ये तो चाहेगा नहीं कि जो खराब सिस्टम है उसको रखा जाए। लोकतंत्र में कभी भी इसको विचार में होता नहीं, क्योंकि ये समानता की बातें करता है, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। यहाँ पे इटली पहले कितने राज्यों में बटा था? तो कितना था? तो याद रखिएगा, ये आपका ये समरी में दिए नहीं थे, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ क्वेश्चन। बाकी का क्वेश्चन को हम नेक्स्ट, आज 15 क्वेश्चन किए, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में आप मेंशन कर दीजिए। उस समय से चैट में आपस में तो बिजी थे ही, कम से कम हमारे साथ तो बिजी रहा कीजिए। इसके बाद जब भी हम आए तो मुस्कान, ज्योति, मोहित, यूसुफ, सूरज, दीपक, आदर्श, मनीष जी, अनूप, हाँ जी, हाँ मुस्कान, आपका जो भी समस्या है समस्याओं को हम देखेंगे। समझ में आया? अच्छा, समझ में आ गया तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन के साथ, एक धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक ये टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।